हेलो दोस्तों, एक बार पुनः फिर से स्वागत है हमारी इस 1 बजे की क्लास में, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम देखने वाले हैं भारत की न्यायपालिका। ये 25 नंबर का लेक्चर होगा। यदि इसके पहले का लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके उस लेक्चर को आप देख लीजिए। मैंने डिटेल सोल्यूशन करवाया है उस वीडियो में, ठीक है। आप इस वीडियो का PDF जो होगा आप टेलीग्राम चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को आप बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। जो फोकस होगा हमारा SSC, CHSL, JEE, पुलिस, रेलवे, ठीक है, UP SSC। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ हमसे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके जो भी कमेंट हो चैनल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो भी, नहीं पसंद आता है तो भी आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। क्योंकि आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है ना। तो थोड़ा सा मतलब कि ऑफलाइन बैच में जब पढ़ाते हैं तो उसमें आई कांटेक्ट होता है, तो मैं समझ पाता हूँ बच्चों को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। यहाँ पे नहीं समझ पाते हैं तो आप अपना कमेंट बॉक्स में हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है आप प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। यदि बड़े हैं तो आपसे तो ऑर्डर भी है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सेशन को पूरा करेंगे, ठीक है। और याद रखना ना उस दिन का जो, और इस सेशन में जितने लोग जुड़े हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश, पिंकी, विदित, बिट्टू, जितने भी आप सभी का, मैं नाम सबका नहीं ले पा रहा हूँ, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। इस सवाल का आप जवाब दीजिए। पहला नंबर का सवाल, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, इसकी नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बताइए। आप ये भी बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है और ये हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आप जल्दी बताइए, ठीक। तो बिल्कुल सही। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक प्रमुख होगा, है ना। भारत केंद्र की कार्यपालिका का एक प्रमुख होगा। किसमें है? अनुच्छेद नंबर 53 में है, ठीक। और जो AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये किस में है? भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में है। कैग, कंट्रोलर एडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148। अरे क्या हुआ, एनर्जी शांत हो गई क्या आज की क्लास में? 148 करेक्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट जो होगा अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है ना। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, ठीक। और रिट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के रिट जो होते हैं। आई होप सारे क्वेश्चन आ गए हैं, आपको क्लियर है ना। एक बार बोलो यस सर, सभी बातें क्लियर हैं, ये सभी पॉइंट आपको आ रहा है। आगे चलें, मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात कर लें। तो जो मुख्य न्यायाधीश इस समय जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे, जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायपालिका है ना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, इसकी जो व्यवस्था है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है। महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स भी अमेरिका से लिया गया है। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना वो भी अमेरिका से लिया गया है। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि इस समय जो जजों की जो संख्या होती है सुप्रीम कोर्ट में कितना होती है? 33+1। इसका मतलब जल्दी बताइए, इसका मतलब क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 हमारे पास न्यायाधीश होंगे, तो टोटल जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 34 हो जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलें, एक बार बोलिए यस, थम्स अप कीजिए, ठीक है। ये देखिए इस सवाल को, आज आपके दिमाग का दही हो जाएगा। चलो लगाओ इस सवाल को। SSC, रेलवे, JEE में अब तक पूछे गए प्रश्न, चलिए बिल्कुल। और क्लास में कोई रोएगा नहीं, पहली बात, ठीक है। इतना तो करना पड़ेगा। देखो सवाल, दल बदल अधिनियम कब पारित हुआ? जल्दी बताओ आप, दल बदल अधिनियम कब पारित हुआ? सर ये हुआ था 1885 में। याद रहेगा क्या? अरे जल्दी बोलो, याद है क्या? 1885 में, करेक्ट। 1885 में गलत है, सही क्या? जल्दी बताओ। अरे नहीं सर, आप गलत बता रहे हैं। जो 1885 था, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की। क्लियर हुआ। दल बदल अधिनियम कब पारित हुआ था? 1985 में। आई होप क्लियर हुआ फंडा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग, जल्दी बताओ, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी, जल्दी बताइए,
वो हुआ था 15 मार्च 1950। याद रखो, 15 मार्च 1950 योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो हुआ था 6 अगस्त। नोट कर लेना ये सब चीज़ें, 6 अगस्त 1952। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। याद रखो, योजना आयोग क्या था? एक पंचवर्षीय योजना था। तो जब है ना, जैसे ही मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते हैं, इस योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख देते हैं? नीति आयोग, है ना, नीति आयोग। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। क्लियर है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताओ, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं सर पीएम। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। आई होप क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दल बदल कानून 1985। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था हमारे पास 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, अगला सवाल सॉल्व कीजिए इसको। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आयोग में सेवानिवृत्त होते हैं। ये यहाँ पे टाइपिंग गलत है, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त, ठीक है ना। मतलब क्या है? रिटायर्ड। ये कह रहा है कि जो सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कितने साल में रिटायर्ड हो जाते हैं? जल्दी बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं कितने साल में रिटायर हो जाते हैं? जैसे हम लोग का जो सर्विस करने का जो टाइम है, कितना है ड्यूरेशन? 60 साल, ठीक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, 65 साल, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। आर्टिकल 72 में कुछ है क्या? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, आर्टिकल 72 में क्या है? आर्टिकल 72 में क्या है? कमेंट बॉक्स में छापो। क्या क्षमादान की शक्ति है क्या? यस या नो? आप नहीं टाइप कर पा रहे हो, यस या नो केवल बताओ, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये लो, ठीक है, दिखाओ अपना दमखम, देखते हैं, बताइए, जल्दी बताइए। दल बदल अधिनियम कब पारित हुआ? ये तो फिर से रिपीट हो गया। कब हुआ था? 1985 में, ठीक है। तो आपको एक बात बता दूं कि दल बदल अधिनियम क्यों लाया गया। जैसे देखिए क्या है कि हमारे पास दो लोग हैं, एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है। अब क्या हुआ, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। अब क्या हुआ कि एक चुनाव हुआ, चुनाव में क्या हुआ कि ए पार्टी जीत गई, है ना, लेकिन जो बी पार्टी है वो बड़ी पूर्ण बहुमत से जीत गई। ये जो बी पार्टी है वो बहुत पूर्ण बहुमत से जीत गई। तो यहाँ पे जो एक हमारे पास जो चिंटू विधायक है, चिंटू विधायक ने सोचा कि यार ये पार्टी तो कमज़ोर लग रही है, तो वो क्या करेगा कि जब क्या करेगा, इस पार्टी में चला जाएगा, पार्टी बी में बीजेपी में चला जाएगा। उसने आम आदमी पार्टी में था, सपोज, दिल पे मत लेना, ठीक है, समझने के लिए। और चिंटू किस में था? आम आदमी पार्टी में था। और वो चुनाव लड़ता है, जीत जाता है। चुनाव जीतने के बाद वो सोचता है कि यार मैं बीजेपी में चला जाऊँ, क्योंकि बीजेपी मजबूत पार्टी है। तो वो क्या करता है चिंटू कि अब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। तो ऐसे ऐसे बहुत बड़े पैमाने पे सब लोग करने लगे, है ना, कि जो शक्तिशाली पार्टियां थी उसमें वो लोग उसमें वो जाने लगे। तो इस मतलब कि रोकने के लिए दल बदल, मतलब हुआ ना कि दल बदल कानून, तो इनको रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया। और उसमें बताया गया कि यदि कोई विधायक अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका जो नेतृत्व है, उसका जो पद है वो खत्म हो जाएगा। जैसे विधायक है, जैसे चिंटू विधायक है इस टाइम पे, यदि बीजेपी धारा ज्वाइन करेगा तो इसका विधायकी चली जाएगी। इसलिए दल बदल कानून 1985 में लाया गया। अनुसूची 10 में क्या है? यही है दल बदल संबंधी का नियम। दल बदल संबंधी नियम किस में है? अनुसूची 10 में है। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल संबंधी नियम। 11 में क्या है? 11 में है ग्राम पंचायत। 12 में क्या है? नगर पालिका।
12 में क्या है? नगर पालिका। 11 में क्या है? ग्राम पंचायत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार, देखो सॉरी राज्य है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जवाब होगा कौन करता है? ये करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। यदि पूछा जाता कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जैसे यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार, तो राज्य के स्थान पे राष्ट्रीय मानवाधिकार होता तो कौन करता? वो राष्ट्रपति करता। कौन करता? राष्ट्रपति। आई होप कि आपको भले नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप मेरे साथ जुड़िए, मैं जो लिख रहा हूँ आप याद करने की कोशिश करिए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? जल्दी बताइए। मानवाधिकार अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो हो जाएगा 28 सितंबर। नोट कर लेना, 28 सितंबर 1993। 28 सितंबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया और 1993 में ही, है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 3 साल का होता है। कितने साल? 3 साल। इस बात को आप याद रखना। सब क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं? दल बदल अधिनियम कब पारित हुआ? ये हुआ था हमारे पास 1985 में। क्यों? क्योंकि लोग पार्टियां छोड़कर दूसरे पार्टी में ना जाएं। यदि जाते हैं तो उनकी जो विधायकी है, उनकी जो सांसदी है वो खत्म हो जाएगी। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल संबंधी प्रावधान है। अनुसूची 11 में क्या है? अनुसूची 11 में है ग्राम पंचायत। 12 में क्या है? नगर पालिका। ठीक है, तो संविधान में कुल कितने अनुसूची है? तो कुल 12 अनुसूची है। आई होप क्लियर हुआ। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। याद हुआ कि नहीं? यस या नो बोलो। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? 28 सितंबर 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल का होता है। आई होप क्लियर हुआ। वेरी गुड। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? जल्दी बताइए। और साथ ही साथ में आप बताइए कि 368 में क्या है? अनुच्छेद 368 में क्या है? और साथ ही साथ में बताइए कि संविधान के भाग 20 में क्या है और 18 में क्या है? जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा उच्चतम न्यायालय बोला है, मतलब हाई कोर्ट बोला है मेरे लाल, है ना। उच्च न्यायालय नहीं है, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय भी है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास MS फातिमा बीवी। तो 368 में क्या है? देखिए इस ऑप्शन के साथ खेल लीजिए। चारों ऑप्शन 4 क्वेश्चन। देखिए सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल, गवर्नर। और याद रखना सरोजिनी नायडू जब कानपुर में अधिवेशन हुआ था, 1925 में। कब? ये भी रट लेना, 1925 में जब कानपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस की जब अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता कौन की थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन? सरोजिनी नायडू। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इन्हीं के सम्मान में महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अरे याद है कि ना? हाँ या ना बोलो। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। और वहीं बात करें भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। क्लियर हुआ। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला क्या? राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। 368 में क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस भाग में है? बताओ। भाग 20 में है। भाग 18 में क्या है? आपातकाल उपबंध। आई होप इतने सारे फंडा क्लियर हैं क्या आपको? ठीक है, क्लियर है तो यस बोलिए कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। ये लीजिए, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। दल बदल अधिनियम कब पारित हुआ? आई होप आपको तो याद हो गया होगा, अब तो खुद ही आप, है ना। ये हुआ था कब? 85 में। ठीक है, और कौन सा संविधान संशोधन था ये बताओ जरा? 52वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां। 10 में क्या है? दल बदल संबंधी कानून। 11 में क्या है? ग्राम पंचायत। 12 में क्या है? नगर पालिका। 7 में क्या है? केंद्र
केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची 7 में क्या है बताओ? अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है ना, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। 8 में क्या है? 8 में है भाषा। क्या है? भाषा। और आप एक कमेंट बॉक्स में करो कि भारतीय संविधान में अब तक कितनी भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो। चलिए इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए। 4 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? अब साथ ही साथ ये बताओ कि आर्टिकल 32 में क्या है, और ये बताना फिर आर्टिकल 21A में क्या है, और बताना कि आर्टिकल 51A में क्या है। जल्दी बताना जरा कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं, तो आपका जवाब होगा सर ये होंगे भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि इसका क्या होगा? बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब कुछ ऑप्शन के साथ खेल लेते हैं। वित्त आयोग, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280। वित्त आयोग में, वित्त आयोग की संरचना क्या होती है? उसमें सर 4 आयुक्त होते हैं प्लस 1 मुख्य आयुक्त होता है, 4+1। कई बार पे जितना मैं स्क्रीन पे लिखूंगा मेरे दोस्त उतना प्रश्न आए हैं, ये बात याद रखना। एक भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं है, है ना। तो अभी आप पिछले साल का पेपर कर रहे हैं तो इनको भी साथ में लपेटते चलिए, अलग से मत बैठने लग जाइए पढ़ने के लिए। तो इसकी संरचना क्या होती है? 4+1 होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की स्थापना, है ना। तो RBI की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय शासन अधिनियम 1935। क्या? भारतीय शासन अधिनियम 1935। RBI का सबसे पहले मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। अब कहाँ है? मुंबई। क्लियर है ना, पहले कोलकाता अब कहाँ है? मुंबई। सब क्लियर होना चाहिए। अनुच्छेद 32 में क्या था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? शिक्षा वह सेनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे हम संविधान का निर्माता कहते हैं, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। देखो इतना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान से लीड लगा के बस सुनिए, ठीक है। कम टाइम में आपको कंटेंट ज़्यादा देना है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक। 21A में क्या है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, ये भी एज क्राइटेरिया पूछा जाता है, कितने वर्ष तक के लिए? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, उनके प्रतिपाल, उनके गार्जियन, उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार जो भी उस बच्चे का अपने पास रखे हैं, उन बच्चों का अधिकार है कि वो बच्चों का अपना उनको अधिकार दें कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें, ठीक है। 21 में कौन सा संविधान संशोधन था जरा बताओ? 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86 संविधान संशोधन। वेरी गुड। 51 में क्या है? 51 में है हमारे पास मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है ये? अरे बोलो, कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और किस भाग में है? ये 4 में है। किस में है? 4 में है, ठीक। और कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। आगे चलें। ये देखिए, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न ऐसे वैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। पेपर में आ जाएगा, हवा तक नहीं लगेगा। इसलिए कम से कम तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। सिंपल सवाल करने से कुछ नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है? जल्दी बताओ। जवाब होगा कितना? 9 ईयर, 9 साल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? ये है हेग में। कहाँ पे है? द हेग में। चतुर्थ स्तंभ क्या होता है? आपने सुना होगा, ऑफ द पीपुल, लेग द पीपुल, बाय द पीपुल, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो चौथा स्तंभ क्या होता है? प्रेस।
मीडिया, ठीक है। जो मीडिया होती है वो सरकार की वो चौथी स्तंभ है। ये उन सब ग्राउंड रिपोर्टिंग करके उन वंचित वर्ग, उन क्षेत्रों में जाती है जहाँ पे शासन की एक बार नज़रें नहीं पहुँचती हैं, सबसे पहले मीडिया वहाँ पहुँचती है और वहाँ की सूचना रिपोर्ट करती है सरकार को, और सरकार अपनी इन रिपोर्टों के आधार पे भी अपनी नीति निर्माण करता है और उनको अपने आईएसपी से जितने प्रशासनिक सेवक हैं उनके द्वारा क्रियान्वयन करवाता है, ठीक है ना। तो मीडिया भी हमारे सरकार का एक अंग है। ये चतुर्थ स्तंभ इसे बोला जाता है मीडिया, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है एक लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए। पॉलिटिक्स इन इंडिया किसकी पुस्तक है? ये है रंजना कोठारी की। किसकी है? रंजना, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोठारी, रंजना कोठारी। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया था 1975 में। 1975 में पहले अस्तित्व में आ गया था और पारित होते होते 1976 हो गया था। तो ऑप्शन में यदि 1975 ना रहे तो 1976 करेक्ट आंसर होगा, यदि 1976 है तो 1900, इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। समझ रहे हैं आप? कभी कभी होता है ना कि जब कोई चीज़ विधेयक आता है 1975 में लेकिन पारित होते होते अगले साल चला जाता है, ठीक है। जैसे आप स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव ले लीजिए, 1951 में शुरू हुआ और चुनाव होते होते 1952 चला गया, ठीक है। तो ये होता है अक्सर, इसमें पैनिक मत होइएगा, जब भी ऑप्शन आएगा दोनों में से कोई एक ही रहेगा। क्लियर? आई होप ये सवाल भी आपको क्लियर हुए। बोलो हाँ या ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है? 9 साल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थापित है? हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में है। चतुर्थ स्तंभ किसे बोलते हैं आप? मीडिया को। जो पत्रकार हैं उनको हम चतुर्थ स्तंभ बोलते हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया किसकी पुस्तक है? रंजना कोठारी की। बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1975 में। क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए 5वें नंबर का सवाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए? वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ में ये बताओ कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? राज्यपाल और राष्ट्रपति, जल्दी बताइए, इनको बनने के लिए उम्र कितना हो? जल्दी बताइए। ये सभी प्रश्न आ चुके हैं, जो बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये प्रश्न कहाँ कहाँ आए हैं। तो बिल्कुल देर मत करिए, आप बिल्कुल अपने आप को शांत माहौल में फ़ोन को लेकर के बैठ जाइए, बिल्कुल से एक क्लास की तरह से आप लीजिए। एज ए लेक्चर मत देखिए, कोरम पूरा नहीं करना है, आपकी ज़िंदगी की बात है, ऐसे हल्के मत लेना। ये सारे क्वेश्चन चुन चुन के लाते हैं ना तो बहुत मेहनत लगती है, और मेरी बस यही फोकस रहती, लक्ष्य यही रहता है कि आपका सिलेक्शन कहीं जीके जीएस से की वजह से रुक ना जाए। इसलिए मेरा पूरा इफर्ट रहता है कि आपको कंटेंट बेहतर मिले। समझ रहे हैं? इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप चिंता बिल्कुल मत करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास क्या होगा? 10 वर्ष। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष तक आपको अधिवक्ता के रूप में आपको न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो कैंडिडेट की जो उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 25 साल। राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए जो आपका उम्र होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 30 साल। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए? 35 साल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। बोलो यस, थम्स अप करो। आगे चलें? गुड। देखिए ये लो, अब आपको कंटेंट 1 नंबर का मिलेगा, कहीं से भी आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, चिंता मत करना। फंड की थोड़ी प्रॉब्लम है, कल मैं इसका साइज चेंज कर लूँगा, ठीक है। चिंता मत करना, मैं रेट कर लूँगा। पिछले साल सब प्रश्न में आ चुके हैं। देखिए, यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी क्या है? एक ऐसा आयोग है जो कि भारत में सिविल सेवकों का चयन करता है, उनकी नीति निर्धारण करता है, उनके कर्तव्यों का, उनके आचरण का, उनके कार्य करने की शैली को निर्धारित करता है। कौन? संघ लोक सेवा आयोग। यहाँ से आईएएस, आईएफएस, आईपीएस सब लोग बनते हैं, जितने प्रशासनिक सेवा होती है केंद्र स्तर पे। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या क्लियर है क्या? राष्ट्रपति।
अनुच्छेद 315 में क्या है? अनुच्छेद 315 में है क्या? यूपीएससी, है ना। मतलब अनुच्छेद 15 में यूपीएससी है, और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग भी किसमें है? अनुच्छेद 315 में। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? 315 में। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है, गवर्नर करता है। ये बात याद रखना है आप। 317 में क्या है कि जो यूपीएससी या फिर संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग को हटाने का प्रावधान है इसमें। यदि वो कदाचार के रूप में हो जाए, दिवालिया हो जाए, भ्रष्ट हो गए, है ना, कदाचार के आधार पे उनको राष्ट्रपति हटा सकता है, अनुच्छेद 317 के आधार पर। अखिल भारतीय सेवाएं निम्न किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? तो ये हैं हमारे पास 312 में। अखिल भारतीय सेवाएं बोले तो आईएएस, है ना, आईपीएस, आईएफएस, जितने भी प्रशासनिक पद होते हैं, ठीक है। और यहीं आप राज्य स्तर पे देखें तो जो भारतीय जो सेवाएं होंगी, राज्य सेवाएं, वो क्या होगा? पीसीएस, बीडीओ, है ना। तो ये सब क्या है? एक भी एक प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक पद हैं, ठीक है, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एक कार्य करते हैं, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? तो संघ लोक सेवा एक संवैधानिक आयोग है। क्या है? संवैधानिक आयोग है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, तो जो संघ लोक सेवा आयोग है वो क्या है? संवैधानिक आयोग है। क्या है मेरे दोस्त? संवैधानिक आयोग। आई होप फंडा क्लियर होगा, बोलो हाँ या ना। क्या है? संवैधानिक आयोग है, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया हो। आगे चलें। 6 नंबर, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? जल्दी बताइए। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा है क्या? आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। एक या अधिक न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में रह चुका हो, या एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है, ठीक है। तो अनुच्छेद 124 के अनुसार जो उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उनमें न्यायाधीशों के चयन के लिए, योग्यताओं के लिए कुछ अर्हताएं दी गई हैं। जैसे पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे नंबर पे किसी उच्च न्यायालय का ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। मतलब यदि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बन रहा है, तो वो राज्य स्तर पे जो न्यायालय हैं उसमें कम से कम न्यायाधीश उसको होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तीसरा पॉइंट, कि उसको कम से कम लगातार 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में किसी न्यायालय में वो प्रैक्टिस किया हो, है ना। और चौथी पॉइंट ये है कि वो राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता हो, मतलब कानून का ज्ञाता हो, ठीक है। आई होप इसका क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? जल्दी बताइए। वित्त आयोग में, ये सब सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में होते हैं कितने? 4+1, मतलब 4 आयुक्त होते हैं और एक क्या होता है? मुख्य आयुक्त, ठीक। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? ये होता है 2+1, मतलब 2 आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त। अरे ये वही है निर्वाचन आयोग, जिनका काम होता है चुनाव करवाना, ठीक है, चुनाव चिन्ह बांटना, चुनाव के समय आचार संहिता लागू करवाना, चुनाव को अच्छे से पूरे निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराना, ठीक है। तो ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। तो इसमें कुल कितने होते हैं? 2+1, मतलब 2 आयुक्त होते हैं और एक मुख्य आयुक्त होता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, इसमें 4 आयुक्त होते हैं और एक मुख्य आयुक्त। 10वें वित्त आयोग के अनुसार राज्य के वितरण को योग्य संसाधनों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? तो इसका जवाब होगा सर 29%। देखा किस टाइप के सवाल, कितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं। कितने होगा? 29%।
आपको कलर की प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। 14वें वित्त आयोग के अनुसार कितने प्रतिशत राज्य को प्राप्त होगा? ये होगा 42%। कितने होगा? 42% राज्य को प्राप्त होगा। और 10वें के तहत 29%। ठीक है। 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य को कितना प्राप्त होगा? ये जो वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच में आय व्यय का बंटवारा करना, देश के संसाधनों का कितना राज्य को मिलेगा, कितना केंद्र को मिलेगा, है ना, इन सब का हिसाब किताब करना। तो 15वां जब वित्त आयोग आया था तो उसमें राज्य को कितना मिला था? तो इसमें मिला था, जो राज्य को मिला था वो मिला था आपके पास 41%। ठीक है। क्यों? क्योंकि 14वें में कितना मिला था? 14वें में मिला था आपके पास 42%। लेकिन इसमें 41 क्यों हुआ? 1% किसको दे दिया गया? जम्मू और कश्मीर को। जम्मू और कश्मीर को 1% दे दिया गया। और इसीलिए 15वें वित्त आयोग में राज्य को कितना प्रतिशत योग संसाधन का बांटा गया है? 41%। ये बात आप याद रखना। योग्य संसाधन मतलब देश के संसाधनों का जो वितरण होगा ना, वो कितने % राज्य को जाएगा, कितने % केंद्र को जाएगा। तो 15वें वित्त आयोग में 41% राज्य को, 1% जम्मू कश्मीर को। जबकि 14वें में, जब 14वां वित्त आयोग था तो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर क्या था? एक विशेष राज्य का दर्जा उसको मिला था। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। ये देखो, भारत के राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? देखो, राज्य क्षेत्र के भीतर उच्च न्यायालय बोला है, इस बार हाई कोर्ट बोला है ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यदि हाई कोर्ट बोला है तो क्या होगा? लीला सेठ। हाई कोर्ट के लिए क्या होगा? लीला सेठ। वहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छा, ये लीला सेठ ना मुख्य न्यायाधीश हैं। क्या है? मुख्य न्यायाधीश। और एक बात और याद रखना, अब तक भारत में कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश पहली कौन बनी थी? फातिमा बीबी। लेकिन ये मुख्य नहीं थी। मुख्य मतलब वो वाला संरचना याद है ना, 33+1। तो 1 वाले कैटेगरी में नहीं थी, ये 33 वाले कैटेगरी में थी। ठीक है, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी ये 33 वाले कैटेगरी में थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की चयनित होने वाली, नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। अभी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई है। लेकिन हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में लीला सेठ ने, न्यायमूर्ति लीला सेठ ने सेवा दे चुकी हैं। ठीक, ये देखिए आगे हमारे पास, ये देखो सारे सवाल आए हैं, आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। बस आप बढ़िया से तैयारी करो, मेहनत से। भूमि रिकॉर्ड कौन रखता है? जल्दी बताओ। भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी कौन होता है? एक अच्छा 6 के राजनीति शास्त्र का प्रश्न उसमें भी है। ठीक है ना। तो भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी कौन होता है? लेखपाल होता है। कौन होता है? लेखपाल। लेखपाल को क्या कहते हैं? लेखपाल को हम पटवारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे बोलो हाँ या ना। पटवारी कहते हैं। और साथ ही पटवारी के साथ साथ क्या कहते हैं? कानूनगो कहते हैं। क्या कहते हैं? कानूनगो कहते हैं। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहना। जो भूमि का लेखा जोखा होता है, जो खसरा खतौनी होता है, किसके पास होता है? लेखपाल के पास में होता है। तो लेखपाल को, भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी कौन होता है? लेखपाल। ये पीसीएस में आया है प्रश्न और एसएससी में भी आया है। तो लेखपाल को हम पटवारी भी कहते हैं, कानूनगो भी कहते हैं। ठीक है, कहीं ग्रामीण अधिकारी भी कहते हैं। करेक्ट। अब वो वीडियो में समझ ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्रामीण बोले हमने। 52वां संविधान संशोधन 1985 संबंधित है। अरे अभी मैंने बताया, दल बदल कानून से। कौन से? दल बदल कानून से। चिंटू याद रखना, चिंटू आम आदमी पार्टी में था। ठीक है, बीजेपी जीत रही थी, वो बीजेपी में चला गया। तो बीजेपी वाले ने कहा रुको 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 चिंटू, तुम जब यहाँ पे आओगे तुम्हारी विधायकी खत्म हो जाएगी। चिंटू कहा कि ठीक है महोदय, तब हम जहाँ हैं वही सही है। एक बस है ना, पार्टी विशेष पे दिमाग में मत लेना। कौन सा शब्द उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलता? मेरे दोस्त याद रखना, बजट। दो बजट है ना, बजट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बजट आपको पूरे भारतीय संविधान में कहीं नहीं मिलेगा। बजट के स्थान पे क्या मिलेगा? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या मिलेगा? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्लियर? राइटिंग में मत जाना, मेरी आवाज पे फोकस करना। समझ पा रहे हो आप? बजट कहीं नहीं उल्लेख है, केंद्र भी कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, संघ है। एक बात और, केंद्र का भी उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में, संघ की बात की गई है। और कौन सा शब्द भारतीय संविधान में नहीं मतलब मिलता उल्लेख? तो बजट।
और बजट के स्थान पे क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। याद हो रहा है कि नहीं? अरे एक सीरियस थोड़ा सा पढ़ लो। 110 में क्या है, मनी बिल, वित्त विधेयक। और याद रखना, जरा कमेंट बॉक्स में करो, वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में। 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? चुनाव सुधार अधिनियम, है ना। चुनाव की जो प्रक्रिया होती है ना, जैसे चुनाव में देखेंगे बहुत पार्टी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देती है, कोई पार्टी होती है कि मतलब पैसे पे वोट खरीद लेती है। तो चुनाव सुधार अधिनियम या चुनाव सुधार प्रावधान को लेकर के एक समिति बनी थी जिसका नाम क्या था, दिनेश गोस्वामी समिति, है ना। तो आपको सिंपल कहना है कि निर्वाचन आयोग या चुनाव सुधार से संबंधित था, चुनाव के सुधार से संबंधित था। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चिंता मत करना, आपको एक दिन बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, मैं डेली याद करवा दूंगा पूरा, चिंता मत करना, बस वीडियो के साथ बने रहना। जाना चाहते हो तो फिर, है ना, कौन रोक सकता है आपको। 8 नंबर का सवाल, ये निम्नलिखित है ना, यहाँ पे निम्नलिखित छूट गया है। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सुशोभित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा न्यायाधीश है जो लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा है और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी रहा है। बात समझ आ रही है? ऐसा कौन सा कौन न्यायमूर्ति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किए हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में भी? तो आपका जवाब होगा सर। यदि आपको जरा सा भी दिमाग है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर लगा दोगे। बिल्कुल, के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। के.एस. हेगड़े। आप क्या बोलोगे? न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े। आई होप क्लियर हुआ। ठीक है, ऑप्शन में है तो ऑप्शन में कैसे भी आ सकता है, लेकिन जब भी कहीं भारत समाज में कहीं भी यदि आप रहें, किसी का नाम लें, जब तैयारी कर रहे हैं आप, तो एक आदर्श नागरिक की बात आप जरूर किया कीजिए। तो आप वहाँ पे न्यायमूर्ति के साथ लिया कीजिए। ठीक है, नाम लेकर के। ठीक है, और जीवी मावलंकर कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे, लोकसभा के पहले स्पीकर। मीरा कुमारी कौन थी? मीरा कुमारी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, है ना। मैं यहाँ कर दूँ, जो मीरा कुमारी थी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर अध्यक्ष। ठीक है, सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। आई होप क्लियर हुआ। ठीक है, ये देखिए सवाल नेक्स्ट, इसको सॉल्व कीजिए। लोकपाल बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया? जल्दी बताइए, लोकपाल बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया? आपका जवाब होगा सर 1968 में। याद रखना 1968। सर्वप्रथम लोकायुक्त का कार्यकाल की स्थापना कहाँ हुई? तो यह हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ओम्बुड्समैन की संस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? ये हुआ था 1809 में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ईडी प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना सन 2000 में। कब हुआ था? सन 2000 में। अरे आपने सुना होगा न्यूज में, ईडी के छापे वहाँ पड़ गए, ईडी के छापे वहाँ पड़ गए। ठीक है, राजमन्नार आयोग किस सेवा की समाप्ति की सिफारिश करता था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजमन्नार आयोग किस सेवा की समाप्ति। राजमन्नार आयोग ने कहा था कि भाई जितने भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, आईएएस है ना, पीसीएस, आईपीएस है ना, इंडियन पुलिस सर्विस सेवा, आईएफएस और राज्यपाल, इन सब पदों को क्या कर दो? खत्म कर दो। ऐसी इनकी सिफारिश थी। इनके बदले में और इनको खत्म करने के पीछे इन्होंने तर्क भी दिया था। तो राजमन्नार आयोग क्या था? जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनको रद्द करने एवं राज्यपाल की सेवाओं को खत्म करने के लिए बात की गई थी, है ना। इनकी सेवा की समाप्ति करने की सिफारिश की। आगे चलें, बस 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 खत्म होने वाला बैच, चिंता मत करो। 9 की बात करें तो निम्नलिखित में भारत के वह मुख्य न्यायमूर्ति कौन है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर मिला? वेरी गुड, है ना। मतलब ऐसा न्यायमूर्ति जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है,
ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हमने बताया था ना कि यदि जैसे राष्ट्रपति है, मैं व्हाट्सएप के लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आर मतलब राष्ट्रपति, चिंता मत करना सर आर से कहाँ राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होता है, पी मतलब राष्ट्रपति, तो इंग्लिश मत सिखाना, सुनो। आर मतलब हो गया राष्ट्रपति। तो जब राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा या राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? जवाब होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, इसे अनरिजर्व मत समझना, उपराष्ट्रपति व्हाट्सएप की भाषा है। तो उपराष्ट्रपति, अब बाय डिफॉल्ट संयोगवश यदि उपराष्ट्रपति भी अपना इस्तीफा दे दिया है या कार्यकाल से मुक्त हो गया है या फिर अचानक मृत्यु हो गई है, इस कंडीशन में राष्ट्रपति कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसा संयोग कब बना था? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के टाइम पे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना। चलो ये लो, आज आपको मैं बहुत थका दूंगा दिमाग से, चिंता मत करना। ये सभी प्रश्न आए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? आपका जवाब होगा सर ये तो लंदन में है। कहाँ है? लंदन में। प्रश्न में कई बार आ चुका है, ठीक है, प्रश्न में कई बार आ गया है। विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी, किस देश की है यहाँ पे ना? क्या होगा? श्रीलंका। क्या नाम है? भंडार नायके। क्या नाम है? भंडार नायके, ठीक है, श्रोया भंडार नायके। क्या नाम है? श्रोया भंडार नायके। विश्व में पहली बार जो महिला प्रधानमंत्री बनी थी उनका नाम क्या था? श्रीलंका में बनी थी, श्रोया भंडार नायके, 1960 में। समझ लो, बहुत बड़ी बात होती है। हमारे भारत में इंदिरा गांधी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। 360 में क्या है? 360 में क्या है मेरे लाल? 360 में वित्तीय आपातकाल है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352 में क्या है? 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन, है ना। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? तो अखिल भारतीय सेवाएं जो उल्लेखित हैं वो है 312 में। 312 में। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? यह एक संवैधानिक आयोग है। क्या है? एक संवैधानिक आयोग है। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आई होप यहाँ तक फंडा क्लियर होगा। आगे चलें, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। भारत की न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत की न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर कौन है? बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका में पूछा गया है। शीर्ष मत तुरंत राष्ट्रपति मत टिक कर देना। क्या होगा? उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट। संसद की बात करना याद रखना, संसद के अनुच्छेद में है 79 में। लोकसभा किस में है? 80 में। राज्यसभा किस में है? नहीं, लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में है। क्लियर हुआ? ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यही बात आप याद रखना। कुछ प्रश्न देख लीजिए। ए होगा विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बताओ, आपका जवाब कितना सर? 1/3 विधान परिषद में। वहीं बात करें लोकसभा में कितना करता है? 2। राज्यसभा में कितना करता है? राज्यसभा में करता है 12। टोटल कितना कर दिया? 14। और ये कौन है? ये हमारे पास राष्ट्रपति है, लेकिन ये राज्यपाल की बात की गई है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है, वेरी गुड। 356 में क्या है? 356 में वही हमने बताया क्या था? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। कितने से कितने तक? 5 से 11 तक, वेरी गुड। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन कितने की संरचना क्या होती है? 2+1, मतलब कि 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे, 1 मुख्य आयुक्त होगा। 18 में क्या है? 18 में आपातकाल उपबंध। आपातकाल उपबंध, और आपातकाल उपबंध कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी से लिया गया है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368 में है। भाग 6 में क्या है? राज्य है। क्या है? राज्य। क्लियर हुआ क्या? अरे बताओ हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं? इतना तो आपको रट गया। आगे चलें, ये देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। किस में है मौलिक कर्तव्य? किस में? फंडामेंटल ड्यूटीज 51
ए में, अनुच्छेद 51 ए में, और भाग 4 क में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग है। क्या है? वित्त आयोग है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। 338 ए में क्या है हमारे पास? अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, SC/ST। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन बिल्कुल खत्म होता है। अब आज का सेशन कैसा लगा आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, है ना। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ओके।